Hello everyone, welcome to the chemistry solution of your PSET paper and let's start with the question number 16. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला गया, यहाँ पे आपको अलग अलग मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं व्हेन दे आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl. नाउ अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो एक में बोल रहा है नो चेंज, एक में टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेस, एक में रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव एंड एस में सम गैस बबल्स आर सीन. सो द थिंग इज रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस जो आ रहे हैं दैट इज बेसिकली अ साइन ऑफ डिफरेंट रिएक्टिविटी. अब इसमें हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा जिसका रिएक्शन HCl के साथ एक्सप्लोसिव है, राइट. और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा जिसमें हमको कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा, राइट. अब पहला ही मेटल ऐसा है जिसमें कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि वो एक ऐसा इनर्ट मेटल है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो अगर हम देखें पोटेशियम, कॉपर, Ag और कॉपर, इन सब में सबसे ज्यादा इनर्ट जो है वो कौन है? Ag, राइट. सिल्वर. अब उसके बाद हम नेक्स्ट भी कंपेयर करते हैं, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेस, यानी कि ये दिस इज अ साइन, ये एक इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी वाला मेटल होगा. तो सिल्वर के बाद यहाँ पे कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम. उसके बाद रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, वो किसके लिए आ रहा है? सोडियम. एंड सम गैस बबल्स आर सीन, यानी कि इसका रिएक्टिविटी कंपेयर टू Q कम होना चाहिए, राइट. तो उसमें अगर देखें हम पीबी का रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कम होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे 16 का करेक्ट आंसर होना चाहिए C. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर? ओके, एक्सोथर्मिक इन नेचर में अगर हम देखें ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रहा. इवापोरेशन ऑफ वाटर में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, वो एंडोथर्मिक है, तो वो नहीं होगा. डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH इन वाटर, तो NaOH को जब हम वाटर में डालते हैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जिसकी वजह से ये वाला एक्चुअली एक्सोथर्मिक है. डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड को जब मैं पानी में डालता हूँ तो आई थिंक यू मस्ट हैव लर्नड कि देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट, जिसमें हम ग्लास रॉड के थ्रू धीरे धीरे एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, राइट. तो इसीलिए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एक्चुअली नॉट एक्सोथर्मिक. एंड कंबशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ कंबशन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. तो हम बोल सकते हैं 2, 3 एंड 5. तो 2, 3 एंड 5 दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी. तो 17 का करेक्ट हो गया बी. अब आते हैं हम लोग 18 पे. 18 पे बोला है, एक फिगर दिया गया है आपको, बोला है कौन सा ऑब्जर्वेशंस करेक्ट है. ओके. अब यहाँ पे अगर देखें हम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स होंगे. लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स मतलब PbNO3(2), राइट. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18. लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स में जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा PbO रिलीज होता है, उसके बाद NO2 रिलीज होता है. अब अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे पहला बोला है अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. A double decomposition is what we also called double displacement, but यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है. This is thermal decomposition, right? तो 1 तो गलत है. Brown fumes of NO2, yes, ये NO2 गैस इवॉल्व होगा जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, और रेड रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड द टेस्ट ट्यूब. लेकिन ये जो PbO सॉलिड बन रहा है इसका कलर थोड़ा येलोइश होता है. तो यहाँ पे अगर आपसे बोला गया है रेड रेसिड्यूज लेफ्ट तो वो गलत है. तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से बस सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसके मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्यू एलिमेंट्स इज गिवन बिलो. तो आपको बोला गया P इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, फिर Q इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, R इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, S इज यूज्ड एज फंजिसाइड. बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. ओके. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना, तो P के लिए अगर हम रिलेट करें एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन एंड सल्फर, तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स बीइंग यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स. तो ग्रेफाइट इज मेड ऑफ कार्बन, सो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जो कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है वो है कार्बन, राइट. तो कार्बन के साथ मैच हो रहा है, देखते हैं बाकी भी मैच होता है यानी. इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, yes, oxygen is absolutely necessary for combustion. फिर R, it is used to preserve food, दिया हुआ है नाइट्रोजन. yes, आपके जितने भी चिप्स के पैकेट खाते हैं आप, उसके अंदर जो गैस फिल्टर रहता है वो नाइट्रोजन ही है. और S is used as fungicide, तो नाइट्रोजन के बाद आ रहा है सल्फर. yes,
तो all of these are matching with the properties which are given in the question. So therefore 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. ओके 20 पे आते हैं. बोला fill in the blanks by selecting the option with correct words. The process of removing impurities from impure metal to obtain pure metal is known as refining, calcination. Refining is smelting. Obviously refining, right? As refining of metal. Okay, the most widely used method for refining is electrolytic refining, right? Electrolytic refining. In this method, the impure metal. अब यहाँ पे important चीज़ आपको याद रहेगा. आपने सुना होगा एनोड मड के बारे में. तो एनोड में हम लोग इम्प्योर मेटल लगाते हैं और कैथोड पे हम लोग प्योर मेटल का एक थिन स्ट्रिप लगाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे प्योर मेटल एनोड से कैथोड की ओर शिफ्ट होते जाता है और एनोड के नीचे हमारे प्रोसेस के बाद बच जाता है कुछ इम्प्योरिटीज जिसको हम एनोड मड के नाम से भी जानते हैं, राइट? यानी कि इम्प्योर वाला पार्ट पक्का एनोड में रहेगा और प्योर वाला पार्ट कैथोड पे, राइट? तो हमारा कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है देख लीजिए एक बार. तो refining, electrolytic refining, the impure metal is taken as anode and the pure metal is taken as cathode. तो ऑप्शन ए के साथ परफेक्टली मैच हो रही है. तो 20 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ पे बोला गया है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन से इनकरेक्ट है. ओके, तो द फर्स्ट वन इज रिएक्टिविटी ऑफ Al decreases if it is dipped in nitric acid. So what happens is when aluminum is dipped in nitric acid, एल्यूमिनियम का जो मेटल सरफेस था उसको नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करके उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है और ये लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से अंदर वाला एल्यूमिनियम फर्दर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता. तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट यही बोलने का कोशिश कर रहा है कि एल्यूमिनियम को जब हम नाइट्रिक एसिड में डिप करते हैं तो उस पर उसकी वजह से उसका रिएक्टिविटी थोड़ा कम जाता है क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर हो जाता है. तो ये तो करेक्ट है. तो नेक्स्ट आप देखें, कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम. दिस इज रॉन्ग. दिस इज यानी कि हमको इनकरेक्ट ही आइडेंटिफाई करने बोला है. अब NaCl इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, विच इज नॉट राइट बिकॉज आयंस फ्री स्टेट में नहीं रहते सॉलिड में. तो NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब आयंस फ्री हो जाएंगे और तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. उसके बाद मेटल्स लाइक पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, व्हिच इज अगेन फॉल्स बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव. तो वो किसी ना किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड के फॉर्म में ही रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स ओनली 1 इज करेक्ट और हमको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करने बोला है, इसलिए 2, 3 एंड 4 व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन बी शुड बी आर करेक्ट आंसर. Question number 22 पे. A solution of pH 1 has hydrogen ion concentration 3 times than that of sodium solution of pH equal to 3. This is absolutely false because pH equal to 1 और pH equal to 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे H plus आयन का concentration जो है वो 10 की पावर -1 है मोलर और यहाँ पे H plus आयन का concentration जो है वो 10 की पावर -3 मोलर है. तो अब आप बताइए कि यहाँ पे इस वाले को अगर देखें तो ये वाला तो इसका 100 टाइम्स है, राइट? 100 टाइम्स. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. अगेन कमिंग टू स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 में बोला है pH इज माइनस लॉग ऑफ 1/H3O प्लस. एक्चुअली pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, जिसे हम लॉग ऑफ 1/H प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग बाहर जो माइनस साइन है उसको इसके पावर में लेके H प्लस को रेसिप्रोकल कर लेते हैं. तो इसीलिए हम pH को इस तरीके से डिफाइन करते हैं. हम ये बोलते हैं ये कि pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव भी दिया है और रेसिप्रोकल भी दिया है, दोनों साथ में, वो तो गलत है और जिसकी वजह से स्टेटमेंट 2 भी गलत. तो स्टेटमेंट 1, 2 दोनों गलत, विच इज ऑप्शन नंबर डी. तो 22 का जो है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23. हमसे बोला गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो एक बार देख लीजिए. तो यहाँ पे बोला गया है टैमरिन, टोमेटो एंड सार मिल्क आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. अब टैमरिन में टार्टरिक एसिड तो मिलता है और सार मिल्क में लैक्टिक एसिड भी मिल जाएगा, बट टोमेटो में तो रहता है ऑक्सैलिक एसिड, राइट? तो साइट्रिक एसिड यहाँ पे देके रखा है, विच मीन्स दिस इज इनकरेक्ट. बाकी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं.
यहाँ पे बोला गया था एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हिच इज ट्रू. Bleaching powder is used for disinfecting drinking water, which is again correct because it is used in water treatment plants. And during electrolysis of brine, Cl2 gas is given off at the anode and hydrogen gas at the cathode, which is again correct. तो हमको incorrect खोजने बोला था, तो 23 का correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. आता है 24 पे. 24 में देखिए, certain chemical properties of a substance are given below. It turns methyl orange red, it turns turmeric paper red, it reacts with zinc and a gas is evolved, and it reacts with solid sodium carbonate to give brisk effervescence. तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो कि डाइल्यूट HCl शो करता है? ओके, तो सबसे पहला अगर हम देखें, डाइल्यूट HCl एक एसिडिक मीडियम हो गया. तो एसिडिक मीडियम में तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि 1 जो है वो करेक्ट है. जो 2 का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इट टर्न्स टर्मरिक पेपर रेड, नहीं, टर्मरिक पेपर तो एसिडिक मीडियम में येलो ही रहता है. और 3 को अगर हम देखें, यहाँ पे बोला है इट रिएक्ट्स विद जिंक एंड गैस इज इवॉल्व्ड, व्हिच इज अगेन करेक्ट, क्योंकि हमको पता है HCl जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा, राइट. तो 3 इज करेक्ट. एंड 4th, इट रिएक्ट्स विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट. 4 को अगर हम देखें, दिस इज अगेन करेक्ट, इट रिएक्ट्स विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू गिव ब्रिस्क एफर्वेसेंस. देखते हैं, HCl और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो तुमको पता है कि NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट अपीयर्स एज ब्रिस्क एफर्वेसेंस. तो 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 which is given in option number C is our correct answer for question number 24. Coming to the next one, 25, which of the following is used for making glass cutters? तो आप जानते होंगे कि डायमंड का वन ऑफ द एप्लीकेशंस इज कि इसको हम लोग यूज करते हैं ग्लास कटिंग में. तो 25 का करेक्ट आंसर इज बी, डायमंड. ओके, 26 देखते हैं. 26 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज. सो नाउ द थिंग इज, सेम होमोलॉगस सीरीज में अगर बिलोंग करना है तो दे मस्ट हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, राइट. तो अगर हम देखें यहाँ पे जो 3 कंपाउंड हमें दिए गए हैं, C4H6, C5H8 and C4H8. C4H8 you can clearly see this is CnH twice n, जिसमें हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर का डबल है. बट इन दोनों में नहीं है. इन दोनों में अगर हम देखें तो कार्बन 5 है, उसका डबल करने से हाइड्रोजन 10 होता, यहाँ पे 8 है. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ CnH twice n -2. और C4H6 को अगर मैं देखूँ, कार्बन 4 है, उसका डबल होता है 8 एंड 6 इज अगेन 2 लेस देन 8. तो ये भी हम बोल सकते हैं CnH twice n -2. तो CnH twice n -2, CnH twice n -2, इन दोनों का ही जनरल फॉर्मूला सेम आ रहा है. दैट मीन्स दे बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज एंड दे आर प्रोबेबली एल्काइन्स, राइट. तो हमारा आंसर होना चाहिए 1 and 2, and 1 and 2 गिवन इन ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर. ओके, C3H7OH, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा. C3H7OH, 3 कार्बन, 12 into 3, 36, 7 हाइड्रोजन मतलब 7 प्लस ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1. तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर मास. तो 36 प्लस 7 इज 43, 43 प्लस 16 या 43 प्लस 1 इज 44 एंड 44 प्लस 16 इज 60. तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी. ओके, 27 डन. 28 पे आता है. Which of the elements having following positions have same number of valence electrons as that of element with atomic number 6? Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 में आपको समझना चाहिए कि एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो बात किया जा रहा है कार्बन का. और कार्बन का अगर बात किया जा रहा है तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल में इमेजिन कीजिए कि कार्बन कहाँ आता है. तो कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में आता है ग्रुप 14 और पीरियड 2, सेकेंड पीरियड का 14th ग्रुप का एलिमेंट है कार्बन. ठीक है, अब बोला कि कौन से एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन सब का वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप 14 का है तो उसके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 होते हैं. इसका मतलब ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही है.
तो ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि है 1, 2 and 4 आर the elements which have the same number of valence electrons as carbon. So 1, 2 and 4 is given in option number C and that is my correct answer. Okay, 29 पे आते हैं. Element P belongs to first group and fourth period of periodic table. चलिए देखते हैं इसको. Question number 29. First group and fourth period. तो first group मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड लास्ट में फ्रांशियम. दिस इज आवर ग्रुप 1. अब ग्रुप 1 में आपको बोला फोर्थ पीरियड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. तो दिस इज द एलिमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, पोटेशियम. तो बोला एलिमेंट Q succeeds P in the group. तो एलिमेंट Q succeeds P, this is P, right? This is P. तो एलिमेंट Q succeeds P in the group. तो ये in this group पोटेशियम को सक्सीड करने वाला एलिमेंट इज रुबीडियम. तो रुबीडियम बन गया हमारा Q एंड द एलिमेंट R सक्सीड्स Q in the period. एलिमेंट R सक्सीड्स Q in the period. तो Rb के बाद यहाँ पे आता है Sr. तो Sr इस पीरियड में, इस बार हम पहले हम ग्रुप का बात करते हैं, अब हम पीरियड की बात कर रहे हैं. तो दिस बिकम्स R. अब हमको बोला गया है कि इन तीनों का एटॉमिक रेडियाई कंपेयर करना है. अब हमको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड लेफ्ट राइट साइज डिक्रीजेस, राइट. तो इन सब में जो सबसे बड़ा है वो है रुबीडियम. रुबीडियम जो कि है Q. उसके बाद अगर हम देखें तो जो पीरियड वाइज चेंज होता है वो कम होता है, लेकिन ग्रुप वाइज जो चेंज होता है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ न्यू शेल, राइट. तो Q से थोड़ा सा छोटा होगा R और R से ज्यादा छोटा होगा P. तो PRQ which is option number C is our correct answer. Okay. Next question number 30. The given part of the periodic table represents period 3 containing elements A to H. तो ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हम लिख ही लेते हैं. पीरियड 3 क्वेश्चन नंबर 30 के लिए. तो अगर हम देखें यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. अब इन्हीं एलिमेंट्स को हमने नाम दिया हुआ है A, B, C, D, E, F, G and H. ओके. अब आपको बोला गया है A and B form basic oxides while C forms amphoteric oxide. अब सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड्स है Al2O3 ये एम्फोटेरिक होता है, राइट. जहाँ पे Na2O और MgO ये दोनों ही बेसिक है. वन इज करेक्ट. D इज अ टिपिकल नॉन मेटल. अब बोला D तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है. ये अगर एक मेटलॉइड है तो टिपिकल नॉन मेटल तो नहीं होगा. उसके बाद अगर हम देखें H exists in monoatomic form. H is argon. Yes, argon is an inert gas. तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, कंबाइन नहीं करता, कोई कंपाउंड नहीं बनाता, तो ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. एंड F is a non-metal. Sulfur is a non-metal. Yes. तो अगर इन चारों स्टेटमेंट्स को हम देखें तो इसमें बस 2 एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, बाकी सारे करेक्ट है. यानी कि 1, 3 and 4 which is given in option number D. Therefore 30 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा D. Okay, and that concludes the chemistry section of your paper. I hope all of you did well. All the best, and I hope to see you again. Thank you.